जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो हम हर जुमे को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। रियल स्टेट के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें 6474840018 पे कॉल करके अपना वो सवाल पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं प्रोग्राम में, या आप कोई टॉपिक है ऐसा जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अब रियल स्टेट के मुताल्लिक कोई भी टॉपिक जो है डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। काफी लंबे अरसे से हम हर जुमे को आपकी खिदमत में पेश होते हैं। अ, जो बात करें अगर 2023 2023 की रियल स्टेट के हवाले से खास करके और इकॉनमी के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये एक काफी चैलेंजिंग साल था। हमने देखा कि जो हाउस प्राइसेस थी वो काफी नीचे आ गई। रियल स्टेट मार्केट की एक्टिविटी काफी स्लो थी। बायर्स और सेलर्स दोनों ही काफी परेशान थे। सेलर्स इसलिए कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो काफी नीचे आ गई। बायर्स इसलिए परेशान थे कि वो हाई इंटरेस्ट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे मॉर्गेज लेने के लिए। और इस सारे जो हलचल हुई, उसमें इकॉनमी जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, क्योंकि हमने देखा है कि जब रियल स्टेट मार्केट बूमिंग होती है तो उसके साथ साथ सारी इकॉनमी भी बूम करती है, क्योंकि बहुत सारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल स्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब रियल स्टेट फास्ट या स्लो होती है तो उसी के मुताबिक इकॉनमी पे इसका असर पड़ता है। बात करें अगर 2023 की, तो काफी सारे सबक हमें दे के गया है 2023। अब ये आखिरी 2 दिन हैं 2023 के। हम एक नया साल शुरू करने जा रहे हैं चंद दिनों में। तो प्रवीण जी, अगर हम 2023 की बात करें तो आप कैसे देखते हैं इस साल को? 2023 जिलो साहब, जैसे आपने बात की कि काफी हिस्टोरिक जी। ये रहेगा। जी। इसमें हम एक बात ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री है जो, मतलब वो 3 डिकेड्स के बाद जाकर दोबारा फिर रिपीट हुई है। बिल्कुल। मतलब 89 90 में रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल हुई थी। जी। उस टाइम पे 89 और 90 में जो प्राइसेस थे घरों के, वो 2 साल के अंदर अराउंड 40% प्राइस नीचे गए थे बिल्कुल उस टाइम पे। जी। और वो जो सेम हिस्ट्री है, 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया उसको हुए हुए। हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 32 इयर्स वो जो हिस्ट्री है दोबारा फिर रिपीट हुई 2022 और 2023 में। बिल्कुल जो घरों के प्राइसेस थे वो 25 से लेकर 30% नीचे आ गए। बिल्कुल मतलब वहां पे 40% नीचे आए थे, यहाँ पे 25 से 30% के करीब नीचे आ गए यहाँ पे। बिल्कुल और एक जो और इंटरेस्टिंग बात है, दोनों टाइम पे जो मेन रीजन रहा था वो इंटरेस्ट रेट रहा था। बिल्कुल उस टाइम पे भी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए थे और 18-19% तक चले गए थे, अब 7-8% तक चले गए थे इंटरेस्ट रेट। इस बार भी वो जो इंटरेस्ट रेट है बढ़े। बट एक जो अच्छी बात है वो ये हुई कि उस टाइम जो मार्केट थी उसको 4 से 5 साल लगे रिकवर होने के लिए। बात यह है कि मार्केट उस टाइम भी रिकवर हुई, ऐसा नहीं कि मार्केट वो रिकवर नहीं हुई, वो नीचे गई 40%, वो दोबारा फिर 4 से 5 साल के अंदर वो मार्केट दोबारा फिर वापस आ गई। तो अभी भी यही बात लग रही है कि जो मार्केट 25-30% नीचे गई 2023 में, आगे चलकर हम कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि जो हमें लग रहा है 2024 में या 5-6 में कैसे मार्केट रहेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। तो वो जो चीज है दोबारा फिर वही साइकिल रिपीट होगी, वो साइकिल है वो वापस आएगी। 2023 में ढिल्लो साहब 3 चीजें हैं जो हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। बिल्कुल नंबर 1 तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर गए।
और जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, उनका मार्केट के ऊपर दो चीजों का इम्पैक्ट पड़ा। एक तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी वो नीचे आ गई, दैट्स द वन थिंग। और जो दूसरी चीज उसके साथ इम्पैक्ट हुआ, ऑब्वियसली जो प्राइसेस थे वो प्राइसेस भी नीचे आए। इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी नीचे आती हैं और प्राइसेस भी नीचे आते हैं। कारण क्या होता है कि मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बायर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेलर के अंदर डर आ जाता है, वो मतलब घर बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब इस टाइम 89-90 वाली एग्जैक्टली बात तो नहीं हुई, बट हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ सिमिलर काफी चीजें हुई इस मार्केट में भी। और जैसे उस टाइम पे भी जो चीजें ट्रांजैक्शंस और प्राइस का ड्रॉप हुआ, वो सेम चीज दोबारा फिर इस बार रिपीट हुई। जी। लेकिन एक बात अगर प्रवीण जी हम देखें कि 89 और 90 की अगर हम बात करें, तो जो प्राइस पॉइंट था प्रॉपर्टीज का वो काफी लो था। बिल्कुल। और अब अगर 2022-23 की मौजूदा हालात की बात करें तो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस भी आसमान को छू रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आसमान को छू रहा है। तो क्या देखते हैं आप कि क्या डिफरेंस है दोनों ही सिचुएशन में, बायर के लिए और सेलर के लिए? एक चीज और मुझे नजर आ रही है जिनो साहब, जो 89-90 के कंपैरेटिवली जो आपने बात की है कि उस टाइम वेजेस वर्सेस जी जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी थी, घरों की जो पेमेंट्स थी, आज वो डिस्पैरिटी ज्यादा है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो डेट रेशियो है, जो डेट है वो बड़ा है 22-23 में जाकर। जी। उस टाइम और इस टाइम पे एक और फर्क ये रहा, जो प्राइसेस इसमें ऊपर ज्यादा गए, उसमें एक दो फैक्टर्स और रहे जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में पहुंचे। जी। एक तो ये फैक्टर रहा कि जो इमिग्रेशन का नंबर था शायद उस टाइम पे इतना नहीं था जितना अब बढ़ा। बिल्कुल। एक तो ये था कि उसकी वजह से मार्केट में डिमांड है, जो वो डिमांड बढ़ी। बिल्कुल। और दूसरी एक जो चीज ये है कि इस टाइम पे जो लोग बाहर से आ रहे थे पिछले कुछ 5-7 सालों में, और मुझे जो लगता है, हालांकि 89-90 में मैं यहाँ पे नहीं था, बट जो लोगों से बात सुनने के ऊपर मतलब पता चलता है कि उस टाइम पे जो बाहर से लोग इमिग्रेंट आते थे वो इतने पैसे अपने साथ लेकर नहीं आते थे। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे जो कैटेगरी थी काफी लिमिटेड थी जिस कैटेगरी में लोग आते थे, और जो फैमिली कैटेगरी थी, जहाँ कोई मतलब जैसे प्रोफेशनल्स का कोई इतना उस टाइम पे बड़ा नंबर नहीं था। और अब क्या था कि अब पिछले 8-10 सालों में काफी प्रोफेशनल लोग आए, तो वो बाहर से पैसे लेकर आए, इकोनॉमी में बाहर से पैसा काफी ज्यादा आया। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हर चीज है वो, उसका थोड़ा जो प्राइस है वो ऊपर गया। हालांकि वेजेज इतनी नहीं ऊपर गई जी, मतलब जितने ये प्राइस कंपैरिजन करें हाउस प्राइस और वेजेस का तो उतनी ऊपर नहीं गई, वो उतनी ऊपर नहीं गई। तो एक ये जो था, ये 89-90 के मुकाबले इस टाइम की मार्केट में ये एक बड़ा फर्क था। और एक पॉपुलेशन ही एक ऐसा मेजर फैक्टर रहा इस टाइम कि जो मार्केट में ड्रॉप है, वो ड्रॉप भी जो हुआ वो 20-25-30% तक ही गया, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरिया, वो ज्यादा नहीं गया जी। जो ड्रॉप हुआ, अगर ये चीज थोड़ा और ऐसी स्ट्रॉन्ग ना होती तो शायद ड्रॉप इससे ज्यादा होता जी। एक और चीज यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूंगा प्रवीण जी, कि उस वक्त अगर हम अपने मुआशरे को देखें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो वो कंट्रीज हैं, उस वक्त जो इमिग्रेशन होती थी और जो माइंडसेट ये होता था कि हमने यहाँ पे आके पैसा कमाना है और वापस अपने देश को भेजना है। हाँ जी। उस वक्त ट्रेंड यही था कि कोई वहां पे प्रॉपर्टी ले लो या जमीन ले लो, जो लोग गांव से आए हैं, जो शहरों से आए हैं, उनका था कि मकान ले लो। और अब अगर देखें तो ट्रेंड उल्टा हो गया है, क्योंकि हमारे कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं है। हम सब जानते हैं करप्शन जो है वहां पे जो है आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी आपने काम करवाना है तो आपको रिश्वत जो है देनी ही पड़ेगी।
यानी कि सिस्टम पूरे का पूरा बिगड़ चुका है। एक तो वो वजह है और दूसरी ये कि वहां पे भी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। बिल्कुल। और वहां से प्रॉपर्टी सेल करके अब पैसा यहाँ पे वापस आ रहा है। सो ये भी एक ट्रेंड है जिसने ऐड किया इस डिमांड को और बढ़ाने में। बिल्कुल जी। तो हम दीपक और दिनेश का ओपिनियन लेते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है, मार्केट कैसे रही आप 2023 में? दिनेश, क्योंकि ज्यादातर आप रीसेल में इन्वॉल्व हैं, तो आपको कैसा लगा ये इसमें रियल स्टेट? पहले तो अगर हम बात करें रियल स्टेट मार्केट की एक्टिविटी के लिहाज से, दूसरा बायर और सेलर के लिहाज से अगर हम बात करें, तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं जो 2023 था, कैसा रहा मार्केट? सो ढिल्लों साहब, जैसे 2023 की जब बिगनिंग थी, जब स्टार्टिंग थी, तो जैसे जैसे 2022 में इंटरेस्ट रेट के हाइक्स रहे जी, थोड़ा बायर के ऊपर उन चीज़ों का, बायर के ऊपर सेलर या सभी के ऊपर थोड़ा प्रेशर था इस चीज़ का कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करेगी। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग तो थोड़ी वैसे ही रही, बट जैसे ही जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा जाए कि जैसे ही जाके बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया, हालांकि इंटरेस्ट रेट उस समय कम था, और उसको जब उन्होंने होल्ड किया तो देखा गया कि लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मार्केट दोबारा बढ़नी शुरू हुई जी, 5-6% मार्केट ऊपर भी आई। डेफिनेट। बट जैसे जैसे उसके बाद फिर इन्फ्लेशन और बाकी स्टैट्स आए, शायद बैंक ऑफ कनाडा को वो चीजें नहीं मतलब लगा कि इस चीज को यहीं पे होल्ड किया जाए, और वो आगे कंटिन्यू रहा, आगे चल के उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ता रहा। बिल्कुल। तो उससे लोग फिर थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब एक स्टेट में आ गए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये होल्ड करेंगे, ऐसा ना हो कुछ बाय कर लें, एक आधा टाइम ये होल्ड करें, आगे जाके फिर बढ़ाना शुरू कर दें। तो लोगों को कहीं कोई उसका डेड एंड नजर नहीं आ रहा था। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी। फिर जब मार्केट में ऐसे अनसर्टेनिटी होती है तो नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आ जाती है, लोगों को लगा रिसेशन आ जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी, तो लोगों ने जो डिसीजंस था वो इतना खुल के नहीं बनाया जी। और बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से भी कोई क्लियर कट स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई कि भाई दिस इज आवर प्लान, हम ये करने जा रहे हैं, इतना बढ़ाएंगे फिर होल्ड कर लेंगे, ताकि लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो। शायद वो लोगों को इसी कश्मकश की, असमंजस की स्थिति में रखना चाहते थे कि लोग डिसीजन ना बना पाए। बिल्कुल, ताकि वो लोग डिसीजन ऐसे ना बनाएं कि मार्केट में कोई इस तरह का उसका दोबारा पैनिक या कोई ऐसी चीज क्रिएट हो। बिल्कुल। बट एंड ऑफ द डे, जब एंड ऑफ द ईयर जब आया, तो पिछले 2-3 हम देखें, 2-3 जब उनकी जो बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग रही, तो उनमें उन्होंने भी फाइंड आउट किया कि जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ज्यादा हाइक के ऊपर है, लोगों के ऊपर डेट रेशो बढ़ती जा रही है, और आगे चल के देखा जाए तो जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, आगे मिनिमम वेजेस जो हैं वो ज्यादा चीजें बढ़ नहीं पा रही, इन्फ्लेशन भी उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही जिस तरह से वो सोच रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने भी किसी ना किसी तरह इसको कंक्लूड किया कि एक लिमिट है, उसके ज्यादा वो भी ऊपर नहीं जा सकते, अदर देन दैट सारी इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ही बैड इंपैक्ट रहेगा जी। तो उसके बाद से जैसे उन्होंने थोड़ा पॉज किया, बट लोगों में फिर भी वो एक्टिविटी नजर नहीं आई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली फर्स्ट क्वार्टर के काफी ज्यादा था जी। और पर मंथ अगर देखें तो इंस्टॉलमेंट भी काफी ज्यादा थी जी। बट अब जब कंटिन्यूअस 2-3 बार वो होल्ड हुआ है, और जैसे प्रेडिक्शंस हैं आगे बैंक्स की, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, कि आगे जाके कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन उसमें मिलेगी जी। तो अगेन बायर और सेलर्स जो हैं, जो क्लाइंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब फिर बढ़ रहा है। इन्वेंट्री जो है, अगर पहले भी हम देख रहे थे कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब देखा जाए तो इन्वेंट्री थोड़ी सी और कम होनी शुरू हो गई है। कुछ लोग जो नहीं सेल करना चाहते थे मार्केट से ऑफ हो गए, कुछ लोगों ने डिसीजंस बनाए, जब ये 2-3 बार इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ तो उनको लगा कि दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, डिसीजन बना लिया जाए बाइंग का। तो उसके बाद से अब थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो 2024 रहेगा उसमें बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से भी रिलैक्सेशन होगी, थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स में ड्रॉप होंगे, और लोगों में भी वापस कॉन्फिडेंस आएगा, और जो मार्केट की एक्टिविटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और जो प्राइस पॉइंट है वो भी थोड़ा हायर एंड की तरफ रहेगा। और अगर देखा जाए तो जो सारे मेजर बैंक्स हैं उनके जो फिक्स्ड रेट हैं, खास करके जो 5 ईयर फिक्स्ड रेट हैं, वो काफी नीचे आ गए हैं। मेरे ख्याल से 4.5-5% के आसपास अब वो 4.6 जी। तो कहीं ना कहीं वो भी एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ड्रॉप होगा, तो थोड़ा सा वो भी अपनी तरफ से रिलैक्सेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको भी है कि क्योंकि एंड ऑफ द डे जब ट्रांजैक्शन कम हुई तो बैंक्स के पास भी फंड्स कम आए, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपना सिस्टम रन करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी फंड्स की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को देखते हुए वो भी कुछ प्रोएक्टिव
स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उनको अपनी जो इकोनॉमी बैंक्स की है उसको भी बढ़ाया जाए। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 2023 का जो साल था वो कैसा रहा रियल एस्टेट के हवाले से अगर हम बात करें तो 2023 और 2022 जो भी हम आज, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि प्रेडिक्शंस फॉर 2024। नाजरीन, जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं वो पास्ट डाटा को एनालाइज करके उसके ऊपर ही बेस करके प्रेडिक्शंस की जाती हैं। वहां से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा रहेगा। तो दीपक, अगर हम 22 और 23 की मार्केट स्टैट्स को अगर कंपेयर करें जी तो वो क्या कहते हैं स्टैट्स, अगर थोड़ा सा हमें हाँ जी। बताएं जो नंबर्स आपने एनालाइज किए हैं। अगर मैं ट्रैप का जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की जो ट्रैप की स्टैट्स आई है उसके अकॉर्डिंगली बात करूं तो जो लास्ट ईयर ट्रैप में सेल्स हुई हैं जी, वो तकरीबन 75,000 ट्रांजैक्शन हुई है जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं सेल या बाय हुई है 2022 में। जी, अगर इसी हिस्ट्री में जाए तो मैक्सिमम जो नंबर है वो 110,000 का रहा है, इसके आसपास रहा इसके है। आसपास रहा है। जी, इस साल जो हमें लग रहा है कि ये 66,000 के आसपास 2023 में टोटल ट्रांजैक्शन होगी, जो 10,000 9 या 10,000 के करीब ये कम होगा पिछले नंबर साल के पिछले साल से। 22 और 23 में कम 10,000 होंगी, का drop तकरीबन होगा। 9-10 हजार बिल्कुल। ट्रांजैक्शन कम होंगी। उसका रीजन सभी जानते हैं क्योंकि बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट काफी हाई गया है तो ट्रांजैक्शन काउंट भी कम हुआ है। बिल्कुल, बट गुड थिंग ये है, जैसे हमने आगे भी बात की कि 2023 और 2024 की, 2023 में थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट में आई है। लोगों का जो मतलब कॉन्फिडेंस था जी, वो लेटर 2023 में वापस आना शुरू हुआ है, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। जी, कुछ इंटरेस्ट रेट थोड़े अब स्टेबल हुए हैं, कुछ फिक्स में कमी आई है, जैसे आपने कहा जी, कि कुछ इंश्योर्ड जो मॉर्गेज है उसमें 4.6 तक जा रहे हैं, तो बिल्कुल, कुछ फर्स्ट टाइम बायर जो है वो ज्यादा प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। जी, तो ट्रांजैक्शन हमारी उम्मीद ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है ये बढ़ेगी। जी। जी तो अगर टोटल ट्रांजैक्शंस जो है और प्राइस, हमने ट्रांजैक्शन की तो बात की, हाँ जी। प्राइस में कैसा रहा? प्राइस में अगर मैं बात करूं सैम जी, 2022 और 2023 का अगर कंपैरेबल करें तो 5% का ड्रॉप रहा। ऑल दो पहले क्वार्टर में जैसे दिनेश जी ने कहा था कि 4 से 5% की गेन हुआ था। गेन भी हुआ था, बट बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा नीचे आया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, तो बिल्कुल, डेफिनेटली लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से नीचे गया, तो जी, प्राइस में थोड़ी एडजस्टमेंट हुई उसमें। जी, तो बट ओवरऑल देखा जाए 2023 में 5% प्राइस ही सिर्फ नीचे गया, जो कि 2022 में काफी गिरावट हुई थी, इस साल वो नहीं हुई। बिल्कुल, जी ज्यादातर जो मार्केट है 2023 में वो जी। स्टेबल बिल्कुल एक, स्टेबल हुई कहते हैं towards जिसको, the end तो जाके। कह plateau सकते हैं हो कि गई। जैसे एक मार्केट में साइकिल होता है, पहले एक चीजें गिरती है, फिर वो स्टेबल होती है, फिर ऊपर जाना शुरू होती है। बिल्कुल, तो आई थिंक वो ट्रेंड में हम जाना शुरू होंगे, जी। ये कह वैसे सकते भी हैं। अगर हम पिछले प्रोग्राम में हमने ये भी एनालाइज किया था कि जो अक्टूबर और नवंबर का डाटा था, जी वो अगर हम देखें, अगर कर्व को फॉलो करें तो बिल्कुल। नवंबर एंड तक जो कर्व है वो थोड़ी ऊपर उठनी शुरू हुई है, उठनी बिल्कुल शुरू हो गई थी। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये और स्टेबिलिटी लेके आएगा मार्केट में, और लगता है कि 2024 की मार्केट जो है ऐसे ही अगर ऊपर नहीं जाएगी तो स्टेबल तो एक बिल्कुल। तरह से रहेगी उसकी सैम जी 2-3 रीजन है 2024 हमें क्यों लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी। डेफिनेटली उसमें एक इंटरेस्ट रेट जो मेजर पार्ट प्ले करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े बेटर होते हैं तो डेफिनेटली लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। जी, जो लोग अभी रुके हुए हैं, जो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, वो 2024 में अपना डिसीजन बनाएंगे। जी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी स्टार्ट हुई है। जी, डेफिनेटली वो $1 मिलियन की जो अंडर प्रॉपर्टी है वो ज्यादा बिक रही है। अभी बिल्कुल। बड़ी प्रॉपर्टी में उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है मार्केट में, जी, बट नेक्स्ट ईयर से हम देखेंगे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, लोगों की अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, तो जी, ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगे और प्राइसेस में भी बेटर होंगे। बिल्कुल, और वैसे भी जो अंडर ए मिलियन प्रॉपर्टी सेल हो रही हैं, जैसे वो कोई ना कोई जो आज के सेलर हैं जो अंडर 1 मिलियन आज की डेट में सेल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 1.3 1.4 के बायर भी हैं। बिल्कुल, तो जब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा या उनके सराउंडिंग में जो लोग देख रहे हैं कि भाई हाँ आज की डेट में छोटी प्रॉपर्टी बिक रही है, तो ऑब्वियसली वो भी डिसीजन बनाएंगे कि चाहे आगे कोई प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली जाए, चाहे इसको बाद में ले आया जाए मार्केट में, जी, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मार्केट में एक्टिविटी है और अगर हम अंडर ए मिलियन हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है तो वो इजी बिक जाएगी या जिस Chances तरह हैं की कि- एक्टिविटी है, बिल्कुल। अब उनको थोड़ा लगने लग जाएगा कि मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल,
और जैसे कि कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है कि रेड टेप को थोड़ा सा खत्म कर दिया जाएगा और हेल्प की जाएगी नए घरों को बिल्ड करने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बायर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो नए घर लेके आ रही है। तो अगर वो चीजें सही तरह से इंप्लीमेंट होती हैं तो थोड़ा सा वो भी मार्केट में एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। जी दिनेश, आपने टच किया कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं इसी तरफ आ रहा था। आपके जो आपने बात कही, जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये हमने पहले हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वो पावर में आते हैं, बुक्स देखते हैं, तो फिर ब्लेम गेम शुरू होती है कि नहीं, पुरानी गवर्नमेंट ने ये कहा था लेकिन असल में ये है और वो है, और कट्स जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं हर एक चीज में। जैसे जैसे उनकी टर्म जो है वो खत्म होने पर आती है तो कई तरह की स्कीम्स, कई तरह की नई पॉलिसीज, जिससे ये लगे कि ये जो करंट गवर्नमेंट है वो लोगों के हक में बात कर रही है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में देखें, अगर न्यूज को फॉलो करें, तो काफी सारी ऐसी पॉलिसीज मैं कहूंगा गवर्नमेंट, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट, उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। हुआ क्या था कि 2023 में इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ाए गए, ये कभी पहले नहीं हुआ है हिस्ट्री में, कनेडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े हों। हम कई पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कर चुके हैं कि जो प्रॉब्लम को 15-20 साल लगे कम्युलेट होने में, और इस हालात हमारे इकोनॉमी के और रियल एस्टेट मार्केट के इस कदर खराब हो गए, गवर्नमेंट अब चाह रही थी कि ओवरनाइट इसको ठीक कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था। खैर, जैसा भी था, चाहे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट या पास्ट गवर्नमेंट्स जो थी हमारी, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनका ये नतीजा था कि 2023 जैसा बुरा वक्त, मैं कहूंगा, कि हमारे आम शहरी जो हैं उनको देखना पड़ा। अब गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स, कुछ नई ऐसी पॉलिसीज लेके आई हैं जिनसे लगता है कि अगर हम इमीडिएटली नहीं तो आने वाले कुछ वक्त में जो है रियल एस्टेट मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। कुछ जो लोगों का सांस एक तरह से बंद होने को आ रहा था, कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लगता है कि कुछ उम्मीद उसमें जागी है, या देने की कोशिश की है। ये जो आप एक लिस्ट लेके आए हैं, उसमें मोटी मोटी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या जो है इंसेंटिव्स दिए हैं आम पब्लिक के लिए? देखिए, इसमें जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जैसे मार्केट जब ये इंटरेस्ट रेट बार बार बढ़ा और काफी ऊपर तक गया, पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट हैं काफी हाई हो गए, अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हुई लोगों के लिए, तो किसी को भी इसका बेनिफिट तो नहीं हुआ। हर बंदे के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ, चाहे वो बायर है, सेलर है, लैंडलॉर्ड है या वो रेंटर है। बिल्कुल, हर बंदे ने इसकी कहीं ना कहीं हीट जो है वो फील की है, क्योंकि सेलर को लग रहा है मेरे को प्राइस नहीं मिल रहा, बायर को लग रहा है चाहे लो प्राइस में चीज मिल रही है फिर भी मैं इंस्टॉलमेंट पर मंथ बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। लैंडलॉर्ड को लगता है कि अभी भी मेरा रेंट कम है, मेरी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई है, और टेनेंट को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अननेसेसरली रेंट दे रहा हूँ, मेरे को इतना रेंट नहीं देना चाहिए था। तो देखते हुए इन चीजों को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, बट अगेन जैसे आपने पहले कहा कि कुछ चीजें होती हैं फेडरल पे चलती हैं, फिर वो प्रोविंशियल पे डालते हैं, फिर वो आगे म्युनिसिपल लेवल पे आ जाती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर ये हार्मोनी बना के कोलैबोरेशन के साथ काम करें तो फिर तो ये चीजें अटेन हो सकती हैं। जैसे अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो रेड टेप प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा खत्म किया जाए, जो लैंड को डेवलपमेंट, जैसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि डेवलपमेंट जो लैंड का प्रोसेस है वो काफी लंबा
लंबा भी है और उसके चार्जेस भी हैं बहुत ज्यादा। तो वो जब लैंड एक बार शुरू होके, जब वो पूरी डेवलपेबल लैंड होके जब उसके ऊपर बिल्ड होना शुरू होता है, तब तक उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको कट शॉर्ट किया जाए। इसके अलावा नए जो घर बनाने हैं अफोर्डेबल रेंटल स्कीम के अंडर, वो नए घर जो हैं वो बनाए जाएं, उनके लिए फंडिंग की जाए। अच्छा, रेंटर्स को थोड़ा इजी करने के लिए जो रेंटल बिल्डिंग्स बनेगी उनके ऊपर जीएसटी की एग्जम्पशन दी जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही उनकी जो फाइनेंसिंग है, उनको जो फंडिंग है रेंटल बिल्डिंग के लिए, उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमल रखा जाए जी। और जैसे हमने पहले भी एक दो बार ये चीजें डिस्कस की हैं, इस बार गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा अपने एजेंडे में रखा है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो ट्रेड के पीपल हैं, उनकी भी इमिग्रेशन बढ़ाई जाए, उनकी भी आगे उनको मार्केट में लेके आया जाए, ताकि जो बिल्डर्स को और बाकी लोगों को जो एक प्रॉब्लम हो रही थी कि वो एक प्रोजेक्ट्स को काफी टाइम उनका डिले हो जाता था या कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो उस चीज में ट्रेड की भी थोड़ी हेल्प हो। जो स्किल्ड वर्कर हैं, ट्रेड पीपल हैं, उनको लेके आया जाए आगे, उनको जल्दी इमिग्रेशन दी जाए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होके जो घर हैं वो जल्दी टाइम स्पैन में कंप्लीट किए जा सके। जी। तो एक कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। अब देखते हैं कि ये इसको अमली जामा भी पहनाया जाता है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप इलेक्शन लॉलीपॉप रह जाती है। तो प्रवीण जी, हमने आप हमेशा ये बात कहते हैं कि, और इंग्लिश की एक ये कहावत भी है कि यू नेवर लूज, ईदर यू विन और यू लर्न। तो अगर 2023 के हवाले से हम बात करें तो काफी सबक हमें देके गया है 2023। बिल्कुल जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा करें जिक्र के क्या क्या सबक हमने और सीखे हैं या हमें सीखने चाहिए 2023 जैसे वक्त के मुताबिक। देखो ढिल्लों साहब, जैसे हम बात कर रहे थे 89-90 की, और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। बिल्कुल। मतलब जो चीजें, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा ही है। बिल्कुल। आज से 30 साल पहले भी ह्यूमन एक जैसा था, आज भी ह्यूमन वैसे ही है, आज से 50 साल पहले भी था। मतलब नो डाउट काफी चेंजेस आती हैं, मतलब बट ह्यूमन का जो बिहेवियर है चीजों के प्रति वो सेम रहता है। आदमी हमेशा मार्केट में फियर और ग्रीड की वजह से एक्ट करता है, बिल्कुल, जो हमेशा एक्ट करता है आदमी जी। तो एक तो ये चीज है कि अगर हम देखें उस टाइम पे भी जो चीजें हुई, उस टाइम भी लोगों ने काफी कुछ सीखा। और जब हमारे साथ भी कई लोग बात करते थे कि 89-90 में ऐसा हुआ, तो इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ये दोबारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता था कि इमिग्रेशन और काफी चीजें बदल गई हैं, ये सिचुएशन शायद कभी दोबारा नहीं आ सकती। बट चीजें हुई, कोविड आया, कई चीजें हुई, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी कुछ खराब चीजें हुई उसमें, और उसका नतीजा इन्फ्लेशन हुआ, और इन्फ्लेशन की वजह से फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, और वो दोबारा जो चीजें थी वो रिपीट हुई। और जो लोग उस टाइम पे बातें करते थे, आज मैं कई बार सोचता हूँ कि जब वो बात करते थे तो मुझे लगता था कि शायद ये नहीं पॉसिबल दोबारा, पर आज लग रहा है कि वाकई वो चीजें रिपीट हो सकती हैं। और अब मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूं कि जो हमने 22-23 में देखा है, ये हिस्ट्री फिर रिपीट होएगी। कितने सालों बाद होएगी ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पहले 30-32 साल बाद रिपीट हुई है, अब हो सकता है 50 साल बाद रिपीट हुए, हो सकता है 20 साल बाद रिपीट हुए, पर हिस्ट्री जैसे हमेशा रिपीट होती आई है। पर इसके साथ एक ये भी चीज है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमेशा प्रॉब्लम से निकल जाते हो। ये लाइफ की साइकिल्स हैं, और इस साइकिल में जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो सीखी है हमने भी एज ए प्रोफेशनल, और जो हम लोगों को भी एडवाइस करेंगे, सबसे बड़ी चीज तो एक ये है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सोचकर ना करें कि ये प्रॉपर्टी आज मैंने ले ली है, मैं 2 महीने में बेच दूंगा और इसमें से मैं $2 लाख निकाल दूंगा। निकाले भी है लोगों ने, पर आप ये सोचकर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ना करें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आप कभी भी अपनी डाउन पेमेंट बारो ना करें, कम से कम डाउन पेमेंट आपकी अपने पास होनी चाहिए।
तीसरी चीज ये है जो इस मार्केट से हमने सीखी है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेवरेज आप उतनी ही उठाएं, उससे ज्यादा मत उठाएं। वो चीजें आपके लिए बहुत बैकफायर करती हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैंने 2.1 मिलियन का घर लिया होगा, उसकी अप्रेजल है वो 1.6 आ जाएगी। नोबडी थॉट अबाउट दैट, राइट? वो तो नाइटमेयर ही थे लोगों के लिए। लोगों को लगता था कभी ऐसी चीज, हमें भी नहीं लगता था कि ये चीज ऐसे होगी कि 5 लाख उसकी अप्रेजल नीचे कम आ जाएगी। हुआ वो चीजें भी। तो देर आर लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो हुए हैं हमारे ये 2023 की मार्केट में। और अच्छी बात ये है कि 2024 में हमें लग रहा है कि वो जो खराब वक्त था, खराब नहीं मैं कह सकता, चलो लाइफ में हर चीज ठीक होती है, कोई भी वक्त बुरा नहीं है, हर वक्त अच्छा है। मतलब जो चैलेंजिंग टाइम था 2023 का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो जो 2024 की नई शुरुआत हो रही है, उसमें हमें लग रहा है कि जो चीजें हैं वो काफी बेटर होएंगी। और यहाँ पे एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हम रीसेल की बात कर रहे थे, उसी तरह प्री कंस्ट्रक्शन में भी इस मार्केट में काफी चेंजेस हुई। और उसमें दीपक थोड़ा सा आप आइडिया दें, प्री कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लगा कि 2023 में कैसे रहा और 24 में कैसे बेटर चीजें हो सकती हैं? देखिए, जैसे कि हम बात करें कि मार्केट में काफी 2023 में स्टेबिलिटी ही आई है। नो डाउट कि उसमें भी ट्रांजैक्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं हुई, बिल्कुल, बट लोगों में भी कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कि 2023 में एंड में आना शुरू हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन में भी सेम काफी मोमेंटम लोगों का डाउन ही रहा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं रहा। बट अब जो देखे मार्केट में काफी पिकअप कर रही है और प्री कंस्ट्रक्शन में काफी प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं और इंसेंटिव और प्राइस दोनों में काफी अच्छी कह सकते हैं कि उम्मीद उसमें जागी है लोगों की कि अच्छी प्राइस पर ले सकते हैं और 2 से 3 साल की जो है क्लोजिंग उसमें वो भी मिल रही है। एक चीज बताओ, जैसे आप दीपक मिड ऑफ द ईयर प्री कॉन में काफी एक्टिविटी आपने की जी, उस टाइम लोगों का क्या थॉट प्रोसेस था उसके बारे में, और अब आपको बात करके क्या लगता है? उसमें लोग थोड़ा पॉजिटिव कम थे, मैं ये कहूंगा, क्योंकि लोगों में नेगेटिविटी ज्यादा थी कि कॉन्फिडेंस एक तो बिल्कुल कम था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फियर ज्यादा था कि मैं आज जो बाय कर रहा हूँ अगर बिल्डर का भी ले लूं तो मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद शायद ये नीचे प्राइस ना हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा जा रहे थे तो लोगों को था कि और ऊपर जाएगा भी। पर आपको अब क्या लगता है कि जिन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया वो अच्छा किया उन्होंने? हाँ जी, अच्छा किया बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे डेफिनेटली फियर था तो तभी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट है। क्योंकि देखो मार्केट में जहां बार बार मैं कहता हूँ, जब जब आपके माइंड में फियर क्रिएट होता है अपॉर्चुनिटी वहीं होती है। जब सबसे कम लोग बाय करते हैं आप तब जरूर बाय करें, वही आप टाइम है राइट जो बाय करने के लिए। राइट, तो जिस प्राइस पॉइंट पे उस टाइम लोगों ने बाय किया, अब प्राइस डेफिनेटली, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो मार्केट 2023 में 5% डाउन गई है, देखिए साइकिल तो अगले साल ही चेंज होगा। जिन्होंने बाय किया है वो डाउन इतना भी नहीं हुआ कि हम कहें कि उनकी रेंज से बाहर चला गया, तो अगले साल उनकी टाइम उनके पास 2 साल का है, तो 2 साल में मार्केट और बेहतर भी होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बेटर होंगे उनके लिए, तो बेटर ऑप्शन ही है और कुछ इंसेंटिव उनको एक्स्ट्रा ही मिले उसमें। पर अभी जैसे क्योंकि आप लोगों की भी काफी इंटरेक्शन होती है बायर सेलर्स के साथ, अब लोगों का मोमेंटम कैसे है? अब देखिए प्रवीण जी, डिपेंड करता है, जैसे कि लोग हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, उनका काफी हद तक मोमेंटम है जो मार्केट में इस टाइम पॉजिटिव है। वो लोग अब बाय भी करना चाहते हैं, अगर हम फोन करते हैं तो पॉजिटिव बोलते भी हैं और वो बात करते हैं आपके प्राइस में अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, ये कह सकते हैं, बट फिर भी वो ऑफर डालने के लिए भी तैयार है और प्रॉपर्टी देखने के लिए भी तैयार है। बट अभी भी मैं कह सकता हूँ जो प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन से अबव की प्रॉपर्टीज है, अभी भी लोगों में थोड़ा सा असमंजस है कि इसको भी ले या रुके। बट डेफिनेटली जैसे दिनेश ने भी कहा कि प्रॉपर्टी जब ये बाय होगी तो 1.3 में भी जाएंगे, फिर उसके ऊपर आगे वाली में भी जाएंगे। सेलर्स को कैसे लग रहा है मोमेंटम? सेलर का भी अभी महसूस करें, थोड़ा लो महसूस करें, क्योंकि डेफिनेटली उनको डिजायर्ड प्राइस तो नहीं मिल रही, बट फ्यूचर में डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बट लग रही है कि भी आने वाले साल स्टिल एक्टिविटी बढ़ी है थोड़ी सी, तो नंबर ऑफ शोइंग्स, ओपन हाउस पे वॉक-इन्स, वो इवन छुट्टियों के दिनों में भी चलती रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आने वाले टाइम में लोग डिसीजन भी बना लेंगे। अगर आज देखने आ रहे हैं तो कल को डिसीजन भी बनाएंगे। बाकी जो रही बात प्राइस की, जो सेलर्स ने हाई मार्केट देखी हुई है जो 2022 की, वो मार्केट अभी लगता है उनको उस प्राइस को 2 साल लगेंगे, 2 से 3 साल का टाइम। मुझे भी लगता है कि 2-3 साल का टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आपका जो लॉस है वो कुछ रिकवर हो जाएगा 2024 में। जी नाजरीन, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीमर और ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो।
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 2023 की मार्केट की। नो डाउट काफी सारे चैलेंजेस रहे। प्रवीण जी ने जैसे कहा कि काफी कुछ सीखने को मिला हमें 2023 की मार्केट जो है उससे, खासकर अगर हम रियल एस्टेट के मुतालिक बात करें तो जैसा कहते हैं कि जो अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। वक्त जो जिंदगी है हमारी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये यूं ही चलती रहती है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स हमने 2023 में देखी हैं वो 2024 में अगर खत्म नहीं होंगी तो काफी हद तक कम जरूर हो जाएंगी। जो हमें मार्केट से जो डाटा आ रहा है, जो स्टैट्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो एक एजुकेटेड गेस किया जा सकता है कि डेफिनेटली हम अच्छे दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी टीम के पास हमेशा कुछ लिस्टिंग्स मौजूद रहती हैं। तो हम लिस्टिंग्स डिस्कस कर लें। हाँ जी, लिस्टिंग्स का ओकली है थोड़ी। हाँ जी, लिस्टिंग्स के बारे में ढिल्लों साहब सबसे पहले तो आप बताएं ओकली के बारे में। जी, 25 ओकली हमारे टेक्नीशियन पिक्चर भी दिखाएंगे इसकी आपको। 25 ओकली जो है ये रे लॉसन और मैक्लॉगलिन के एरिया में बिल्कुल 407 और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाकया है। 4 बेडरूम का ये घर है। इसमें ऊपर 3 वॉशरूम्स बने हुए हैं। पुराने घरों में ये बड़ी दिक्कत थी कि ऊपर सिर्फ 2 ही वॉशरूम हुआ करते थे और आजकल हर एक को अपना अपना इंडिपेंडेंट वॉशरूम चाहिए। तो ये एक आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि काफी अच्छा इसका जो कर्ब अपील है। काफी बड़ा ड्राइववे, डबल कार गराज, सारी प्रॉपर्टी जो है ये रेनोवेट हुई है टॉप टू बॉटम। इसमें 3 बेडरूम की बेसमेंट बनी हुई है सेपरेट एंट्रेंस के साथ, जिसमें से $3200 मंथली रेंट आ रहा है, जो कि आज की मार्केट में आपकी मॉर्गेज को कैरी करने में एक बहुत बड़ी मदद करता है। हर एक सुख सहूलत के पास ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप बात करें अपनी देसी ग्रोसरी की, मेडिकल, रिक्रिएशन सेंटर, सब कुछ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है। इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप ज्यादा मालूमात लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें कॉल करें। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम आपकी प्राइवेट शोइंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दिनेश लेजेंडरी सर्कल के बारे में अगर दें कुछ आइडिया। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हमारे टेक्नीशियन स्क्रीन पे दिखाएंगे, ये एक फुली डिटैच घर है 60 लेजेंडरी सर्कल ब्रैम्पटन में, और ये कैनिफ का बना हुआ घर है और ये लोकेटेड है स्टील और फाइनेंशियल ड्राइव के इंटरसेक्शन के ऊपर। और इस घर की खास बात ये है कि इस घर में 9 फीट की सीलिंग, स्मूथ सीलिंग आपको मिलेगी मेन फ्लोर पे, और स्मूथ 9 फीट की सीलिंग आपको मिलेगी सेकंड फ्लोर पे भी। और सारे जो घर के डोर हैं वो 8 फीट के हैं। और इसके अलावा पूरे घर में जैसे आप अगर इसको देखें तो बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है और उसके अंदर आपका फुल वॉशरूम बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है। और इस प्रॉपर्टी में आपको बिल्ट इन अप्लायंसेस मिलेंगे। वाइडर और डीपर लॉट है, प्रीमियम लॉट के ऊपर ये घर बना हुआ है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा। हमारी टीम इन छुट्टियों में भी काम कर रही है। अगर आप अवेलेबल हैं तो कल हमारे इस ओपन हाउस पे, इस प्रॉपर्टी पे चक्कर लगाएं। बट अगर आप कल नहीं अवेलेबल और किसी और दिन इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो ये प्राइवेट व्यूइंग के लिए भी अवेलेबल है। जी, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, 21 ब्रमॉन्से वे। जो लोग प्री कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं बाय करते कि उनके पास टाइम नहीं है या 2 साल रुकने का या 1.5 साल रुकने का, तो ये हमारे लिए उनके पास ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ब्रांड न्यू होम है, नेवर लिव्ड इन, जस्ट क्लोज हुआ है बिल्डर की तरफ से। और ये प्रॉपर्टी 3600 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट है और ये है इंटरसेक्शन फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड की, ब्रैम वेस्ट के एरिया में। जो लोग मिसिसागा से इधर मूव होना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट पॉकेट है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्लोज बाय। ब्रैम्पटन हो या मिसिसागा हो या इवन मिल्टन हो।
और इस प्रॉपर्टी पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे को कल 2 to 4। अगर इसकी भी आप व्यूइंग करनी चाहते हैं तो हमें आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं या आप ओपन हाउस में भी आ सकते हैं। और इसके बाद में अगर बात करूं, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी इसी एरिया में फाइनेंशियल और स्टील्स के इंटरसेक्शन में अवेलेबल है, जो 28 एलामोसा कोर्ट। 28 एलामोसा कोर्ट जैसे कि आप घर देख रहे हैं, काफ़ी इसकी ग्रैंड लुक है। घर एंड यूनिट है, कॉर्नर यूनिट कह सकते हैं, और इसमें आपको पूल भी मिलेगा। डिटैच घर, ऑलमोस्ट 3400 स्क्वायर फीट का घर है, और इसके अंदर आपको फिनिश बेसमेंट जो रेंटेबल पोटेंशियल भी आपको देती है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं कल सैटरडे 2 to 4। अगर इसमें भी आप व्यूइंग करना चाहें तो इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं जी। लास्ट में ढिल्लों साहब, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है एक कमर्शियल की है, ये जो है अपने 20 लाइट बीम टेरेस जी। और ये जो लाइट बीम टेरेस वाली प्रॉपर्टी है, ये 20 लाइट बीम टेरेस, ये वेयर हाउस है। अगर आप कोई भी कमर्शियल मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना चाहते हैं, ये जो अमेजॉन का वेयर हाउस है हेरिटेज रोड एंड स्टील्स के पास, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ये अबाउट 9000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। क्योंकि वेयर हाउस की ढिल्लों साहब अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और खास करके जो छोटे हैं 9-10,000 स्क्वायर फीट के, बिल्कुल। तो अगर आप कोई 9-10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस की आप ऑप्शन देख रहे हैं, या उसमें आप कोई मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, और इसकी सीलिंग्स भी हाई है, आई थिंक 24 फीट के करीब है, तो दिस इज ए गुड ऑप्शन फॉर दैट। उसके साथ साथ इसमें ऑफिस भी बना हुआ है, तो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं कि आपका ऑफिस एक जगह पे है और वेयर हाउस दूसरी जगह पे है, उसके लिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले प्रवीण जी, आप कैसे देखते हैं कि जो 2024 है, वो अगर इकोनॉमी के हवाले से बात करें, रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, तो आप 2024 में क्या देखते हैं? जो ढिल्लों साहब, आज जैसे हमारा टाइटल है कि जो 2024 की प्रेडिक्शन है, 2024 में जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि लोग जो इंटरेस्ट रेट है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कमी आएगी जी। और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी से हम देखना शुरू कर दिया है। जैसे दीपक बात कर रहे थे, दिनेश के शोइंग्स बढ़ी है, बायर्स में कॉन्फिडेंस है, तो बायर्स और सेलर्स में 2024 में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा होएगा। इवन दो सेलर्स प्राइस अच्छा नहीं उनको मिल रहा, बट 2023 में उन्होंने एक और भी प्रॉब्लम फेस की है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी सेल के ऊपर लगाई, पर लगाने के बावजूद भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उन्होंने प्राइस भी एडजस्ट किया तो भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो 24 में ऐसी हमें प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता को देखने के लिए मिलेगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी राइट प्राइस के ऊपर लगाई जाएगी उसके ऊपर एक्टिविटी ना होए। तो एक तो जो सबसे बड़ी चीज है, इंटरेस्ट रेट में हमें लग रहा है कटौती होएगी, और जो दूसरा है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 2024 में जरूर बढ़ेंगी। प्राइस के ऊपर शायद ज्यादा चेंज ना आए 2024 में। प्राइस का जैसे हम 89-90 का हवाला दे रहे हैं कि उस टाइम 4 से 5 साल लगे थे मार्केट को रिकवर होने के लिए, अब मुझे जो लग रहा है ढिल्लों साहब तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे मार्केट को दोबारा बैक उस टाइम उस मोमेंटम में आने के लिए, रिकवर करने के लिए। रिकवर का मतलब ये है कि जो प्राइसेज, हाईएस्ट प्राइसेज हमने देखे हैं वो किसी एरियाज में जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कहीं 2 साल में भी रिकवर होंगे, कहीं 3 साल में रिकवर होंगे। तो जो टोटल इनका टाइम स्पैन हमें लग रहा है वो तकरीबन 3 से 4 साल तक लग रहा है कि मार्केट है वो बिल्कुल दोबारा उस पोजीशन पे आ जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2023 में किसी भी कारण से घर नहीं बेच पाए, आपने कोशिश की, आपने घर सेल के ऊपर लगाया, या आप 2024 में सेल करना चाहते हैं, तो इससे परफेक्ट टाइमिंग एक बार हमारे साथ बात जरूर कीजिए। हम आपके नेबरहुड के मुताबिक आपको बताएंगे कि कौन सा टाइम और कौन सी राइट स्ट्रेटजी रहेगी आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। और अगर आप बाय भी करना चाहते हैं 2024 में, तो भी हमारे साथ बात जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो उस टाइम मार्केट की एक्टिविटी को हम समझ नहीं पाते और हम कई बार राइट डिसीजन या राइट प्रॉपर्टी पिक नहीं कर पाते। तो इसलिए ये है कि थोड़ा सा अगर पहले होम पर किया जा सके और अगर थोड़ी सी प्रेपरेशन की हो,
तो आप एक राइट प्रॉपर्टी को अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट में पिक कर पाएंगे। तो अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं 2024 में, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम उसके बारे में बातचीत करना, ताकि उसके लिए आप प्रेपरेशन कर सकें 2024 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इस साल का आखिरी प्रोग्राम। हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल अब सबके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेके आए, आप सेहतयाब रहें, आप खूब तरक्कियां करें और हर एक मुश्किल जो आपने इस बीते हुए साल में प्रॉब्लम फेस की है, वो कभी भी आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।